हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि दक्षिणी अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन जलविहीन घोषित हो गई थी। सरकार ने पानी के वितरण को लेकर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे और 5 मिलियन लोगों के जीवन पर खतरा मंडरा गया था और वजह थी स्वच्छ जल की अनुपलब्धता। हाल ही के वर्षों में केप टाउन सिटी के नागरिकों को 50 लीटर पानी फिक्स कर दिया गया था और पानी के वितरण के समय सेना और पुलिस की मदद ली जाती थी। पानी के अत्यधिक दुरुपयोग और जलवायु के इरेगुलर होने की वजह से केप टाउन सिटी के निर्यात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यटन, व्यापार सब कुछ को हिलाकर रख दिया था। केप टाउन शहर में अंगूर से बनने वाली शराब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पिछले कुछ सालों में केप टाउन शहर ने पूरी दुनिया से लगभग 1.5 मिलियन टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे केप टाउन शहर के अंदर 3.4 मिलियन लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिला, जिससे केप टाउन शहर की इकोनॉमी में 10% का योगदान माना जाता है। परंतु पानी पर लगाए गए सरकार के प्रतिबंधों के कारण कृषि क्षेत्र में पानी के उपयोग पर 60% की कटौती कर दी गई, जिससे अंगूर की पैदावार कम हुई और केप टाउन को 400 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही साथ 30,000 लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और केप टाउन से होने वाले निर्यात में भी 20% की कमी दर्ज की गई। अनेकों व्यवसाय जो कृषि क्षेत्र पर निर्भर थे, दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए। कृषि क्षेत्र जैसा ही बुरा असर केप टाउन शहर के सर्विस सेक्टर पर पड़ा। होटलों ने पर्यटकों से सेवा संबंधी समझौते किए। पर्यटक सप्ताह में निश्चित दिन ही नहा सकते थे। हाथों को धोने की जगह सैनिटाइजर का प्रयोग करना पड़ा। शॉवर्स और बाथरूम के वाटर कनेक्शन काट दिए गए। केप टाउन शहर के प्रशासन ने एक अभियान चलाया, सेव लाइक ए लोकल, जो सूखे की मार झेल रहे केप टाउन को बचाने के लिए पर्यटकों को शामिल करने का एक अभियान था। केप टाउन सिटी में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर भी पानी के प्रतिबंध लगाए गए। ऐसे उद्योग जहां पानी का इस्तेमाल अत्यधिक होता था, जैसे रसायन उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग इत्यादि को टेम्परेरी तौर पर शट डाउन कर दिया गया, जिससे बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी। और इन सब मुसीबतों की वजह थी एक साफ पानी की कमी। तो क्या समुद्र किनारे बसे केप टाउन शहर को पानी की पूर्ति समुद्र के पानी से नहीं की जा सकती? जवाब है नहीं, क्योंकि सी वाटर की औसत पीएच वैल्यू होती है 8.1, जो कि मानव प्रयोग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। 6.7 से 7 पीएच वैल्यू वाला पानी ही मानव प्रयोग में लाया जा सकता है। सी वाटर को फ्रेश वाटर में बदलने की तकनीकी का वैश्विक नेता है इजराइल। और रंग भेद के आंदोलनों को शुरुआती चरण में अगर देखा जाए तो इजराइल और दक्षिणी अफ्रीका के संबंध उस वक्त से ही बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। एक बार तो वर्ष 2016 में जोहान्सबर्ग में जल संकट पर केंद्रित एक सम्मेलन मात्र इस बात पर रद्द कर दिया गया कि इस सम्मेलन में इजराइल के राजदूत भाग लेने की संभावना जता रहे थे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केप टाउन शहर जैसी ही पानी की समस्या से भारत देश की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले शहर बेंगलोर को भी गुजरना पड़ रहा है। 12 मिलियन की आबादी वाले शहर बेंगलोर को 70% पानी की आपूर्ति होती है कावेरी नदी से। शेष 30% पानी ग्राउंड वाटर से प्राप्त किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय में बेंगलोर में कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 1000% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में ग्राउंड वाटर यूज किया गया है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल में 80% तक की गिरावट दर्ज की गई है, जो काफी परेशान करने वाला है। बेंगलोर एक ग्लोबल सिटी है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लेबोरेटरी भी कहा जाता है। बेंगलोर विदेशी मुद्रा संचयन में भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है। स्वच्छ जल की कमी और ग्राउंड वाटर लेवल को ध्यान में रखकर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अरेंजमेंट को कंपलसरी कर दिया था, जो कि जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट होता नहीं दिख रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का असर भारत के मानसून पर लगातार पड़ रहा है, जिससे मैदानी क्षेत्रों की नदियों का जलस्तर लगातार कम हो रहा है और कावेरी नदी भी उन्हीं में से एक है। कावेरी नदी के बिगड़ते स्वरूप को देखकर
जानी मानी आध्यात्मिक शख्सियत ईसा फाउंडेशन के जनक सदगुरु जी ने कावेरी कॉलिंग नाम का आंदोलन चलाया, जो कावेरी नदी को अपने पूर्व अवस्था में लाने के लिए था। देश में बढ़ते जल संकट के अनेकों कारण हैं, जैसे चावल और गन्ना का होने वाला सरप्लस उत्पादन अत्यधिक पेयजल की खपत के लिए मुख्य जिम्मेदार है। थर्मल पावर प्लांट के लिए भी स्वच्छ जल का प्रयोग विशाल मात्रा में निरंतर करना पड़ता है, जिससे हमारे दैनिक जीवन और व्यावसायिक कार्यों के लिए निरंतर इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती रहती है। ग्राउंड वाटर के अत्यधिक दोहन और नदियों के प्रदूषण ने स्वच्छ जल की किल्लत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। साल 2018 में नीति आयोग द्वारा जारी कंपोसाइट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग देश में लगभग 60 करोड़ लोग स्वच्छ जल की कमी का सामना कर रहे हैं और दूषित जल से होने वाली बीमारियों के कारण लगभग 2 लाख लोग हर वर्ष अपनी जान भी गंवा रहे हैं। दूषित जल का प्रयोग या स्वच्छ जल की कमी के कारण करोड़ों लोग हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं और लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जिस कारण मेडिकल सेक्टर पर मरीजों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बोझ के कारण क्वालिटी मेडिकल सर्विस में भी लगातार कमी आती जा रही है। कंपोसाइट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार देश के करोड़ों लोगों की बीमारी के कारण उनकी उत्पादक क्षमता कमजोर हुई है, जिससे देश की जीडीपी में 6% तक की कमी दर्ज की गई है। वर्तमान में हमारे देश भारत में पूरी दुनिया की लगभग 16% आबादी निवास करती है और भारत देश के पास पूरी दुनिया के स्वच्छ जल का मात्र 4% मौजूद है, जो हमें ग्लेशियर, मानसून और ग्राउंड वाटर से प्राप्त होता है। दोस्तों, पूरी दुनिया के विकसित और विकासशील देशों ने फ्रेश वाटर को बचाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। चाइना ने तो अपने देश में चावल का उत्पादन बिल्कुल कम कर दिया है और आवश्यकता अनुसार चावल का इंपोर्ट करता है, जिससे ग्राउंड वाटर को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सके। तो दोस्तों, हमें भी अपने देश के स्वच्छ जल को बचाने में अपना योगदान देना है और आने वाली जनरेशन के लिए स्वच्छ जल की कमी ना हो, ऐसे कदम उठाने होंगे। दोस्तों, गर्मियां लगभग शुरू हो गई हैं। एसी से निकलने वाले ड्रॉपिंग वाटर को घर की सफाई में यूज कर सकते हैं और घर साफ करने के बाद उसी पानी को हम कमोड में यूज कर सकते हैं और रसोई में प्रयोग किए जाने वाले पानी को घर के बगीचे, छोटे प्लांट्स में प्रयोग करें। ऐसा पानी पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद के रूप में कार्य करेगा। आरओ सेटअप से निकलने वाले पानी को प्रयोग हम वॉशिंग मशीन में कर सकते हैं और वॉशिंग मशीन से निकले हुए पानी को हम रीयूज भी कर सकते हैं या फिर कमोड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कार या अपने किसी भी वाहन को गीले कपड़े से साफ करें, रासायनिक कोडिंग करवाएं या फिर हफ्ते या महीने में एक बार ही कम मात्रा में पानी का प्रयोग कर धोएं। घर के टपकते नलों पर पारसी मान्यताओं का पालन करें। पारसी धर्मावलंबियों का मानना है कि घर के नल से टपकते पानी को व्यर्थ नहीं बहना चाहिए। पारसियों के अनुसार बहता हुआ पानी घर की प्रॉस्पेरिटी को घर से बाहर ले जाता है, इसलिए घर के नल, पाइप, टंकी इत्यादि की मरम्मत समय पर करवाते रहें, जिससे स्वच्छ जल और पीने योग्य पानी व्यर्थ ना बहे। और आने वाले 3-4 महीने पक्षियों के लिए बहुत मुसीबत भरे होने वाले हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने घर या ऑफिस की छत या बालकनी पर पक्षियों के लिए पानी के पात्र अवश्य रखें। और सबसे जरूरी बात, आप अपने बच्चों के लिए घर, मकान, बड़ा बिजनेस, चल अचल संपत्ति जरूर इकट्ठा करें और करनी भी चाहिए, परंतु आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ जल भी छोड़कर जाएं, जिससे आपके बच्चे स्वच्छ जल के सेवन के साथ आपके द्वारा जोड़ी गई संपदा का प्रयोग पूरे आनंद के साथ कर सकें। अन्यथा परिणाम से तो आप वाकिफ हो ही गए हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद।